हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल CWH साइंस में। आज हमारा फिजिक्स का एग्जाम भी खत्म हो चुका होगा, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है बायोलॉजी का। ठीक है, फिजिक्स के जैसा लेंदी तो नहीं, लेकिन कंसेप्चुअल ये भी है। अगर हम इसे सही से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मार्क्स में डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, दूसरी बात, सर समय कम है और पढ़े कैसे, है ना। तो इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है जो पूरा कंप्लीट PYQ MCQ का है ना। और ये 2 वीडियोस में आपका जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सारा कंप्लीट किया जाएगा सिर्फ 2 वीडियो में। चैप्टर 13 चैप्टर्स हैं बायो में, और 13 के 13 चैप्टर्स का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये जो वीडियो है दोनों बहुत ही पावरफुल होने वाला। अगर कोई बच्चे अभी तक भी रिवाइज नहीं किए हैं तो आप ये 2 वीडियो से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस से रिवाइज कर सकते हैं। ये तो बात ठीक है सर, लेकिन रिवाइज करने के बाद अगर हमें PDF चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो उसके लिए भी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जाना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है CWH ऑनलाइन एकेडमी, जो अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं वहां से डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, और फिर वहां से आप ये PDF को अवेल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। और जो बच्चे न्यू हैं उन्हें जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि यहां से अभी 2 वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, और दोनों में जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। 110% क्वेश्चन यहीं से आना है। क्लियर बात है? सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन नहीं है यहां पे, है ना। हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात, सर हम खुद से भी तो रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिवीजन हो नहीं पाएगा। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे लगभग 100 क्वेश्चन रिवाइज करने वाले, 100 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, और PYQ जो MCQ का है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सबसे पहले जाकर के वो 2 वीडियो भी देख लीजिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्लियर है? यस, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, तो अब तहलका मचाने के लिए आ रहा है कौन? बायो। यस, और बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए। क्लियर? यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब, है ना। गुड। अच्छा, अभी आप लोग को एक लग रहा होगा कि सर क्या हो रहा है जीवन में, पता ही नहीं चल रहा है, एग्जाम के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद एग्जाम। यस, यही तो जीवन है, संघर्षों से भरा जीवन रहता है हमारा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान के लाइफ में संघर्ष रहता ही है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, आपके लिए 2 लाइन, जो तूफानों में चलते जा रहे हैं, जो तूफानों में चलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। क्लियर? तो आपको लड़ना है, किसी भी हार हालत में आपको थकना नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर नहीं हो पाएगा, सर कैसे करें, उधर से आते एग्जाम देकर के। अभी सारे स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है ना, सारे स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है। एग्जाम सेंटर से 5 बजे 6 बजे छुट्टी होता है। ठीक है, आते आते ऐसा थक जाते हैं, लगता है अब ना हो पाई, है ना, लगता है अब ना हो पाई, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप कर सकते हैं, और आपको करना ही होगा। ठीक है, समय दोबारा थोड़ी मिलेगा, तो जी जान लगा दीजिए। चलिए मिलते हैं, स्टार्ट किया जाए। यस, वेरी नाइस। तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, इसके बाद कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, ध्यान से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, और सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्यों देखे वीडियो? सर सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? यस, चलिए, तो पहले डिफाइन पॉलिनेशंस एंड राइट 2 डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एक और बात, यहां पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस रिवाइज करेंगे, है ना। तो बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। क्लियर? यस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पहले बहुत हो चुका है। ठीक है, तो क्या है पॉलिनेशन, देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स का
ट्रांसफर किस पे, एंथर से अस्टिग्मा पे, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू अस्टिग्मा, एंथर टू अस्टिग्मा याद रखना है, एंथर टू अस्टिग्मा जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए पोलन goes to the stigma of same flower, अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, ध्यान से, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो कैसे जाएगा, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, नहीं सर, वाटर, ये विंड, इंसेक्ट, वाटर से। क्लियर, विंड, इंसेक्ट, वाटर से। और उसमें जेनेटिक वेरिएशंस भी देखने को मिलेगा क्योंकि अलग होगा ना, यस अलग है। और यहां पे सर एक ही में है, कहीं जाएगा नहीं, तो कोई भी एजेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और वेरिएशन भी इसमें कम होगा। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। तो दो एजेंट्स का नाम बताना है। एजेंट मतलब सर जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाएगा, जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाएगा, यानी दूल्हे राजा को दुल्हन के घर तक पहुंचाएगा। कौन, तो कौन कौन पहुंचाएगा, विंड और इंसेक्ट, ठीक है। तो विंड का क्या होता है, एनिमोफिली बोलते हैं, और इंसेक्ट को एंटमोफिली भी बोलते हैं। दूसरा, विंड, जब विंड पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लाइट एंड ड्राई, हल्का होता है, सूखा होता है, तभी तो हवा से उड़ के जाएगा। यस सर, एग्जाम्पल मेज और वेट। दूसरा, इंसेक्ट से, सर इंसेक्ट से करेगा तो इंसेक्ट क्यों जाएगा, क्यों पहुंचाएगा, सर पहुंचाएगा ना, उससे कुछ फायदा मिलेगा, लड्डू मिलेगा शादी में, क्या लड्डू मिलेगा, मिठाई, अरे यहां मिठाई नहीं मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, सर यहां पे नेक्टर मिलेगा, रस मिलेगा, जूस। यस, तो फ्लावर आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, यानी ऐसे फ्लावर होंगे जो कलरफुल होंगे ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे और इंसेक्ट रस चूसने के लिए आए और यहां से पॉलन ग्रेन्स को भी ले जाए। क्लियर, यस। एग्जांपल सनफ्लावर, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बट रिवाइज कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे ऐसा नहीं समझना कि सर ये आएगा या नहीं आएगा, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। कोई 4 क्वेश्चन दे करके बोले कि यही आएगा तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपको वो मूर्ख बना रहा है, उसे पेपर पहले मिल गया है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और खास करके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एल्ब्यूमिनस किसे बोलते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। दूसरा, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर, यस। दूसरा, फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में क्या रहता है, फूड, ठीक है, और इसमें फूड कहां पे स्टोर रहेगा, कॉटिलिडोन्स में। एग्जांपल मेज और वेट, और यहां पे पी एंड ग्राम। क्लियर, यस। तो ये है डिफरेंसेस एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में। यस, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन। कल के भी क्लास में हम बताए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज अ स्पेशल प्रोसेस इन द फ्लावरिंग प्लांट वेयर 2 फ्यूजन्स आकर इनसाइड द एम्ब्रॉयो सेक। एम्ब्रॉयो सेक के अंदर 2 फ्यूजन होता है, 2 फ्यूजन होता है ना, दो फ्यूजन होता है ना, ठीक है। क्या क्या होता है सर, एंटीपोडल सेल्स भी होता है, एंटीपोडल सेल्स होता है 3, है ना। उसके बाद 2 न्यूक्लियाई होता है, और सिनर्जिड, और यहां पे क्या होता है सर, यहां पे होता है एग सेल। क्या होता है, एग सेल, है ना। अब होता क्या है, यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सेल, सॉरी 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, क्योंकि ये दोनों जो न्यूक्लियस है वो सेल एक ही है, न्यूक्लियस 2 है,
है ना। तो हुआ क्या, 2 मेल गेमेट है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2 मेल गेमेट यस, तो 2 मेल गेमेट है, बना लेते 2 मेल गेमेट फटाफट। यस सर, 2 मेल गेमेट है, और फीमेल के पास क्या है सर, फीमेल के पास एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 1 एग सेल, 1 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर, यस। तो एक इसके साथ फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, जायगोट, और दूसरा इसके साथ और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, प्राइमरी PEN, है ना। क्लियर, तो कितना बार हुआ फर्टिलाइजेशन सर, 2 बार हुआ। कितना बार हुआ, 2 बार। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। से ही लैंग्वेज में लिखा हुआ आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, यस, डायग्राम भी बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी मेल गेमेट का फॉर्मेशन, दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन। क्लियर, यस। तो फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो मेल गेमेट है, ठीक है, और फॉर्मेशंस ऑफ मेगास्पोर यानी फीमेल गेमेट, एम्ब्रॉय सेक। क्लियर, यस। कहां पे होता है, एंथर में होता है, वहां ओव्यूल के अंदर होता है क्योंकि फीमेल में हो रहा है। यस, प्रोड्यूस मेल गेमेटोफाइट, क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गेमेटोफाइट करता है, और यहां पे फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा, यहां पे कितने, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं सर, बहुत सारा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप बोल रहे कि बाराती जा रहा है, एक कोई जाता है क्या, नहीं, बहुत सारा लेकर के जाता है ना, ठीक है, बहुत लेकर के जाता है। और अगर एक पॉलन ग्रेन बने तो कैसे पॉलिनेट होगा, इधर लूज हो जाएगा, है ना, सही जगह नहीं जा पाएगा, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा ही कि बाराती जब भी जाती है तो एक कोई अकेला नहीं जाता है, ठीक है। तो मैनी माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, और वहां पे मेगास्पोर जो दुल्हन आती है तो अकेले आती है, ठीक है। तो ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, यानी मेगास्पोर सिर्फ एक बनता है, मेगास्पोर सिर्फ एक बनता है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। क्लियर, यस। नेक्स्ट, दूसरा, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम, ठीक है। कौन सा हार्मोन सर, बहुत इजी है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कौन सा हार्मोन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम के द्वारा, कौन सा सर, प्रोजेस्टेरोन। वेरी गुड, प्रोजेस्टेरोन, यस। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और दूसरा, ये यूट्रस को क्या करता है, सुटेबल बनाता है, प्रिपेयर करता है ताकि इंप्लांट हो आकर के उधर से चिपके ब्लास्टोसिस्ट, है ना, यूट्रस से आकर के चिपके ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर, यस, गुड। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, फंक्शंस, एस्ट्रोजन का फंक्शंस हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ द यूट्राइन वॉल, ठीक है, यानी एंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये रहा प्रोजेस्टेरोन का रोल और ये रहा एस्ट्रोजन का रोल। क्लियर, यस। हम बहुत ज्यादा रोल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा, राइट 1 फंक्शंस ऑफ ईच, तो दोनों का एक एक फंक्शन लिखना है ना। डिटेल में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। यस, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये भी लगभग वही क्वेश्चन है, आपको देख लेना है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को देख लेते थोड़ा सा। क्या है, एस्ट्रोजन किससे सीक्रेट होता है सर, प्राइमरी फॉलिकल से। प्रोजेस्टेरोन किससे, कॉर्पस लुटियम से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है सर, ओवेरियन फॉलिकल से, और प्रोजेस्टेरोन सर कॉर्पस लुटियम से, जस्ट अभी हम पढ़े हैं, ठीक है। क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और इंप्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, गुड, ठीक है। और सपोर्ट एम्ब्रॉय डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी, यस। हमें एस्ट्रोजन के बारे में देख लेते हैं, तो ये क्या करता है, डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, हिप का ब्रॉडर होना, यस, ब्रेस्ट का इंलार्जमेंट होना, सब के सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन करवाता है ये सब के सब एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है ना, यस। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन वॉल, और यूट्राइन वॉल को भी प्रिपेयर करने में हेल्प करता है।
ठीक है, और रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है? एस्ट्रोजन। तो दोनों का यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आपको लिखना है, याद रखना है, कम से कम दो पॉइंट याद रखना है। कैसे याद रहेगा? सिंपल सी बात है, प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ये कहां से? तो फॉलिकल से, है ना। कहां से? ओवेरियन फॉलिकल से। दूसरा वो क्या करता है सर? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अच्छा, ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है, जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करवाना, ठीक है, क्लियर? यस, वेरी नाइस, गुड। मेंशन टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, जो मां और बच्चे से तार जो जुड़ता है, मां और बच्चे से जो तार जुड़ता है, ये बच्चा ये मां, ठीक है, दोनों के बीच में कौन जुड़ा हुआ है? दोनों के बीच में कौन जुड़ा हुआ? प्लेसेंटा दोनों को जोड़ कर के रखता है। तो क्या करेगा सर? खाना पहुंचाएगा और ऑक्सीजन। तो प्लेसेंटा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर टू फीटस, यानी मदर से ऑक्सीजन किसे पहुंचाता है? फीटस को। यही प्लेसेंटा का काम है। दूसरा, जो वो पॉटी वगैरह करता है, पॉटी वगैरह कहने का मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल फीटस का कहां से निकलता है? प्लेसेंटा के जरिए ही निकलता है, ठीक है। और अल्सो सीक्रेट हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है प्लेसेंटा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, डिफाइन इम्प्लांटेशन, वेयर डज इट अकर? इंप्लांटेशन क्या है और कहां पे होता है? सबसे पहली बात, कहां होता है इंप्लांटेशन? सबसे पहली बात ये बताइए सर, इंप्लांटेशन होता है क्या? ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना। ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना यानी जब जायगोट बन चुका है, कुछ सेल डिवाइड कर चुका है, तब चिपकेगा ना। कहां पे? मां के गर्भाशय में। यस, मां के गर्भाशय में, यानी इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। क्लियर? यस सर। अच्छा, क्या है? तो सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रॉय अटैच होता है, किसमें? यूट्रिन का वॉल में, है ना, मां के गर्भाशय के वॉल में, है ना, दीवार में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, राइट वन फंक्शंस इच ऑफ एलएच और एफएसएच का एक एक फंक्शन लिखना है फीमेल में। एलएच और एफएसएच का एक एक फंक्शन लिखना है। सर हमको याद है, क्या याद है आपको? सर एलएच ओव्यूलेशन करवाता है। यस, बिल्कुल आपको याद आ रहा है, बिल्कुल आपको याद आ रहा है। तो एलएच का काम क्या है? कॉज ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। यस, गुड। और एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ये ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। हम बहुत बार देख चुके हैं, एमसीक्यू के जरिए भी हम ये सब रिवाइज कर चुके हैं। बिल्कुल यस सर, किए हैं। बस रिवाइज हो जाए बार बार ताकि क्वेश्चन एक भी ना छूटे। बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है, आप पूरा एंड तक देखिए। 2 वीडियो अगर देख के चले जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है, इस बात का गारंटी है। क्लियर? यस। नेक्स्ट, डिफाइन कोलेस्ट्रॉम क्या है? इसलिए देखिए सारे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सब कवर किए हैं, सब, ठीक है। अगर सुन भी लीजिएगा तो वहां पे लिख दीजिएगा। फिजिक्स नहीं कि वहां पे डेरिवेट कर रहे हैं वहां पे भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सुने हैं, माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और एग्जाम के टाइम में माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, आप कुछ भी चीजें सुनते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। क्लियर? यस। चलिए, डिफाइन कोलेस्ट्रॉम, मेंशंस इट्स सिग्निफिकेंस। कोलेस्ट्रॉम क्या है? जो मां का पहला पीला गाढ़ा दूध जब बच्चा होता है, और मां का जो पहला दूध होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। यस, कैसा कलर का होता है? येलोइश, येलोइश मिल्क होता है, पीला दूध होता है, मां का पहला पीला गाढ़ा दूध, ठीक है। सिक्रेटेड बाय द मदर्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद ही होगा ना। यस। सिग्निफिकेंस क्या है इसमें? क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। कौन सा? आईजीए। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया, कौन सा एंटीबॉडी होता है? आईजीए एंटीबॉडी होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर सर? डिफरेंशिएट बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क कब? जब पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। जब पीरियड स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है सर? 12 से 14 साल के साल में, ठीक है। अच्छा, मेनोपॉज कब? जब पीरियड स्टॉप हो जाता है, कब? 45 से 50 साल में, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, जब पहली बार पीरियड आता है, और यहां पे जब बंद हो जाता है, ठीक है। परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। दूसरा, अकर्स एट प्यूबर्टी, 12 से 14 साल के बीच में, और यहां पे 40 से 45 साल में पीरियड्स क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। गुड। अच्छा, ये जब पीरियड आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग कि अब, ऐसा बोला जाता है गांव में,
या फिर हम लोग भी वैसे समझते हैं क्या कि अब गर्ल्स मैच्योर हो गई है ना, बट ये गलत है। ये पूरी तरीके से मैच्योरिटी को शो नहीं करता है, ठीक है। यानी बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ये क्या करता है, इसमें ये पता चल जाता है कि अब ये रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर कर चुकी है। लेकिन गांव वगैरह जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पे लोग क्या समझते हैं कि अब गर्ल्स का जो है सो शादी करवा देना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई होती है, ठीक है। और ये यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ अब खत्म, अब यहां से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। यहां से हो सकते बट यहां से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज एम्नियोसेंटेसिस, व्हाई इट बैंड। एम्नियोसेंटेसिस क्या है, जल्दी से बताइए। एम्नियोसेंटेसिस क्या है? सिंपल सी बात है सर, जब लिंग जांच करवाने जाता है ना कोई, जब लिंग जांच करवाने जाता है तो यही फ्लूइड के कारण होता है। यही फ्लूइड से लिंग जांच करवाते कि लड़का है कि लड़की, लड़का है कि लड़की, ठीक है। जहां पे देखते हैं लड़की तो वहां पे क्या करते हैं, फीमेल फीटिसाइड, है ना। बहुत चालाक है लोग, फीमेल फीटिसाइड, लेकिन जानते नहीं कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं, ठीक है। वो जानते नहीं है कि कितने बड़े मूर्ख हैं। एम्नियोसेंटेसिस, इट इज द पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक तरह का टेस्ट ही है, बिल्कुल, है ना। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से क्या लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, और इसे क्या किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए टेस्ट किया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, ऑर्गन सही से डेवलप हुए हैं या फिर नहीं हुए, तो इसलिए हम इसका टेस्ट करते हैं। बट इलीगली हम बहुत सारा, जैसे फीमेल फिटिसाइड के केस में करते हैं, क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, है ना। तो ये हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसे अच्छे कामों के लिए बनाया गया है ना, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, करते कि नहीं। ऐसे ही फोन के साथ भी हम लोग यही करते हैं। फोन को अगर हम सही से यूटिलाइज करें तो हमें क्या नहीं देगा, नॉलेज का भंडार है, नॉलेज का भंडार है। लेकिन सर रील्स देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना सर, यस, ठीक है। अच्छा, क्यों बैन किया गया है, ताकि मिसयूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस। बैन क्यों है, जब ये अच्छा है, जब जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या किया जाता है, पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बैन क्यों किए, क्योंकि सर इससे क्या किया जाता है, सेक्स को भी डिटरमाइन कर लिया जाता है कि लड़का है कि लड़की, ठीक है। और इसी के कारण फीमेल फिटिसाइड होता है, यानी कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। देयरफॉर इट इज बैंड इन द इंडिया एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस के लिए हम कर सकते हैं, बट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये टोटली इलीगल है। आप पे कार्रवाई भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। कुछ लोग बोल देंगे अच्छा सर हम तो देखते हैं आए दिन होते हुए, है ना, अपने गांव आसपास मोहल्ला में, कोई जेल नहीं गया आज तक। नेम एनी टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताइए। सिंपल है, गोनोरिया और सिफिलिस, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम, गोनोरिया और सिफिलिस। एड्स वगैरह भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, डिफाइन कॉन्ट्रासेप्शंस, नेम एनी टू नेचुरल मेथड। कॉन्ट्रासेप्शंस, सिंपल सा बात समझते, सिंपल सा कि बच्चे ना पैदा करने का कोई उपाय, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के बाद ही बच्चे ना पैदा हो, इसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए क्या मेथड है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, और वो भी नेचुरल मेथड चाहिए, तो कंडम वगैरह का बात भी मत कर दीजिएगा, कंडम वगैरह का बात नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। नेचुरल बोला, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियड काउंट करेंगे, यानी पीरियोडिक एब्सेंस, पीरियोडिक एब्सेंस, ठीक है। जब पीरियड फर्टिलिटी नहीं होता है, इनफर्टाइल पीरियड में हम सेक्सुअल कांटेक्ट बना सकते हैं और उस टाइम प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर इनफर्टाइल पीरियड में बनाया जाए तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगा। तो वही चाहिए, दो मेथड चाहिए। एक तो हो गया पीरियोडिक एब्सेंस, यानी सेफ पीरियड जिसे बोलते हैं कि सेफ पीरियड में सेक्सुअल प्रैक्टिस करने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा विड्रोवल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। यानी विड्रॉल मेथड मतलब समझते हैं ना, जब कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे स्पर्म एजुकुलेट होने वाला है, स्पर्म जैसे ही निकलने वाला है, उसे पेनिस को बाहर निकाल देना है, इसे क्या बोलते हैं, प्री विड्रॉवल, है ना। बट ये करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा विल पावर पे डिपेंड करता है ना, इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी को हम प्लेजर के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, और उस समय ये करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नसबंदी, डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। अगर मेल का नसबंदी हो तो वासेक्टोमी और फीमेल का हो तो ट्यूबेक्टोमी। चलिए देखते हैं ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, किसमें, फीमेल में सर, अच्छा ठीक है। और ये वासक में, मेल में, गुड। क्या कट किया जाता है फीमेल में सर, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और बांध दिया जाता है। इसमें वास डिफरेंस को कट किया जाता है। अच्छा किस लिए सर, एग और स्पर्म का मिलन ना हो पाए इसलिए ऐसा करते हैं। दुश्मन बैठे हुए हैं, है ना, दो रिश्तों को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो रिश्तों को तोड़ रहे हैं। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में नसबंदी, ठीक है। और यहां पे प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द एंट्रिंग ऑफ सीमेन, यानी सीमेन में स्पर्म नहीं जाता है, ठीक है, सीमेन में स्पर्म नहीं जाता है, रोक लिया जाता है। क्लियर, क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है बॉडी से वो सीमेन होता है। पूरे कलेक्टिवली को क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना, हम रेगुलर क्लास में बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि जो मेल नसबंदी करवाते हैं, ठीक है, तो क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें स्पर्म नहीं जा रहा, सीमेन तो जा ही रहा है ना। तो क्या सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है क्या, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ठीक है। यस, ये परमानेंट मेथड है तो सोच समझ के करवाइएगा, है ना। अभी तो करवा लिए, बाद में चाहेंगे नहीं अब मुझे फिर से पापा बनना है, मम्मी बनना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खैर अभी इतने सारे टेक्नोलॉजी आ चुका है कि ये रिवर्स भी हो जाता है, बट इसका जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक लैक्टेशनल एमेनोरिया भी होता है जो क्या है, नेचुरल मेथड है। क्या होता है, हम अभी क्या बात किए थे कि सर नेचुरल तरीके से हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, नेचुरल तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट बन रहा है, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि बच्चा ना हो, उसके बाद भी चाहते हैं बच्चा ना हो, तो उसके लिए क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहला क्या है कि पीरियड आप याद रखें, सेफ पीरियड में सेक्सुअल प्रैक्टिस करें। दूसरा क्या है, प्री विड्रोवल, है ना, यानी पेनिस को पहले निकाल ले, पेनिस को पहले निकाल लेना है स्पर्म एजुकुलेट होने से पहले। दो मेथड हो गया, हाँ सर दो। तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, क्या होता है, जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, जब एक मां बच्चे को जन्म देती तो वहां से लगभग 5 to 6 मंथ के आसपास वहां पे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है, वहां पे ओवुलेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी होने का चांस ही नहीं बनता है। क्लियर, तो ये तीसरा मेथड है ना। तो इसी को देखेंगे ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, जब तक स्तनपान करवाती है ना, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ओवुलेशन स्टॉप टेम्पोरली, है ना, कुछ समय के लिए ओवुलेशन रुक जाता है और मेंस्ट्रुएशंस डज नॉट अकर, मेंस्ट्रुएशंस होता नहीं है, हेंस द प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड नेचुरली फॉर द सम मंथ्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा पता चला कि 4 मंथ आप सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं लैक्टेशनल एमेनोरिया चल रहा है, बट हो सकता है कि 4 महीना, 4.5 महीना, 5 महीना के बाद ये अचानक घटना घट जाए और अगले मंथ पीरियड्स वगैरह आ जाए, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बट ये भी एक नेचुरल प्रैक्टिस का मेथड है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ बस सुन लेना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे 8-9 मंथ्स तक सक करते रहते हैं ना, दूध पीते रहते, तो ऐसा नहीं कि आप 8-9 मंथ्स तक आप सेक्सुअल कांटेक्ट बना सकते हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के। क्लियर, यस। व्हाट आर बैरियर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड क्या, बैरियर मेथड कौन कौन से हैं, बैरियर मेथड सर बैरिकेटिंग। आप देखें कि कभी जा रहे हैं और पुलिस वाला रोक लिया है, रुको हेलमेट है, लाइसेंस है, नहीं है सर, नहीं है सर, माए बाप छोड़ दीजिए, माए बाप, है ना, कल से गलती नहीं करेंगे। अब पीछे जाके क्या बोलते हैं, पीछे जाके क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हो, है ना, 2-4 पवित्र पवित्र शब्द भी निकाल देते होंगे, है ना। अच्छा, बैरियर मेथड ध्यान रखना है कि वहां पे लिखिएगा कैसे, याद कैसे आएगा आपको, एट अ टाइम आपको याद ऐसे आएगा कि जैसे बैरियर आया, बैरियर मेथड क्या, तो बैरिकेटिंग लगा देता है, रुको, यानी रोक रहा है आपको, तो यहां भी क्या हो रहा है, बैरियर लगा रहा है, कंडम्स को लगा रहा है ताकि स्पर्म ओवम के साथ मिले ना, स्पर्म ओवम के साथ मिले ना, तो ये बैरियर मेथड है। क्या है बैरियर मेथड, तो कंडम हो गया, डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये क्या है बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है ना, बैरियर मेथड का एग्जाम्पल, यानी एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव है।
ठीक है, इसे लगा करके सेक्सुअल प्रैक्टिस करने से स्पर्म ओवम के साथ मिलेगा नहीं तो बच्चे होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। और एक और बहुत अच्छी बात है इसका क्या, कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से रोकता है। क्या करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से रोकता है। कौन, यही बैरियर मेथड ही सिर्फ रोक पाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैरियर मेथड ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक पाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक नहीं, नेचुरल भी नहीं रोक पाता है, सिर्फ बैरियर ही रोक पाता है। ठीक है, तो बैरियर मेथड्स प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम, यानी ये दोनों को मिलने से रोकता है। ठीक है, बाधा, दुश्मन। नेक्स्ट, क्या है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मेथड और टेम्पोररी मेथड, है ना। कौन सा ऐसा दो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड का नाम बताना है जो परमानेंट हो और टेम्पोररी हो। परमानेंट मतलब क्या, फिर गया, खत्म। तो एक क्या होगा, एक सर वासेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी करवाएंगे, वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, है ना। इरिवर्सिबल मेथड है, यानी फिर से दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका भी रिवर्सिबल आ जा रहा है। ठीक है, डन वंस फॉर लाइफ टाइम, एक बार आप करवा लीजिए, फिर निश्चिंत आप जी भर के सेक्सुअल प्रैक्टिस कीजिए व्हेन यू आर मैरिड। क्लियर, यस। और दूसरा टेम्पोररी मेथड में क्या है, रिवर्सिबल है, जैसे यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम, कंडम्स और पिल्स, ये सब क्या है। मान लीजिए आप कंडम्स आज इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप कभी भी सेक्सुअल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बच्चा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। प्रेगनेंसी तो अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम है ना। जब तक रहा तब तक रहा, नहीं तो फिर खत्म, है ना। सेम इसी तरीके से पिल्स जो लेते हैं वो मंथ्स के लिए लेते हैं या फिर वीक के लिए लेते हैं, तो जब तक ये पिल्स का असर है तब तक तो बच्चे नहीं होंगे, है ना, तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। हम आसान भाषा में इसलिए बोल रहे ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। ठीक है, तब तक तो नहीं होगा, लेकिन जैसे पिल्स का दवा का असर खत्म तो फिर हैप्पी बर्थडे मनाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, हैप्पी बर्थडे मनाना पड़ेगा, खर्चा। चलिए देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या बताए थे, आईवीएफ बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी जिनके बच्चे नहीं होते, जो मदर और फादर कैपेबल नहीं है बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, किसी भी कारण से, तो क्या कर सकते हैं, लैबोरेटरी में, ठीक है, लैब में जाकर के बाहर वहां पे क्या कर सकते हैं, बच्चे को जन्म दे सकते हैं, यानी वो भी फादर मदर बन सकते हैं। यही है आईवीएफ, यानी फर्टिलाइजेशन कहां होता है, आउटसाइड द बॉडी। सिंपल सी बात है, कहां पे होता है, आउटसाइड द बॉडी, है ना। फॉर्म्ड एम्ब्रॉय इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, और जब एम्ब्रॉय बाहर में बन जाता है तो यूट्रस में डाला जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब टेक्निक। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब टेक्निक। हेल्प इन द इनफर्टाइल कपल, ऐसे कपल के लिए ये अच्छा है जो मां नहीं बन सकते, ठीक है, जो मां नहीं बन सकते। क्लियर, यस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डोमिनेंस। आपको पता चला बातों ही बातों में हमने यूनिट 1 कवर कर लिया, ठीक है, बातों ही बातों में यूनिट 1 हमने कवर कर लिया और रिवाइज हो गया। क्या आप इतना जल्दी खुद से पढ़ करके याद कर सकते थे क्या, नहीं याद कर सकते थे। याद कर सकते थे क्या, नहीं याद कर सकते। तो रिवीजन के लिए आप इसे देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कारगर साबित होने वाला है, आप मिस नहीं करें, ठीक है, यस। ऐसा गाना ना, जो सोएगा वो रोएगा, तो अभी सोना नहीं है। डोमिनेंस क्या होता है देखते हैं। When one allele express itself and hides the effect of another alleles, it is called dominance. डोमिनेंस क्या बोलते हैं, जब एक एलील दूसरे को हाइड कर देता है, दबा देता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो डोमिनेंट है। वो क्या है, डोमिनेंट है। जैसे देखिए, ये 2 बुक है हमारे पास, है ना, पावरफुल कौन है ये, अब इसे दबा दिया, अब क्या लग रहा है, सबको यही नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है, यानी ये बुक डोमिनेंट है इस पे, ठीक है, ये बुक हावी है इस पे। क्लियर, यानी एक को दबा दिया। जैसे आपका भाई है, छोटा भाई है ना, और आप हैं, पापा कुछ लाए खाने के लिए, यस, पापा कुछ खाने के लिए लाए, तो आप क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को इधर साइड में लाइए, करते नहीं, यानी आप डोमिनेंट है उस पे, आप डोमिनेंट हैं उस पे। यानी डोमिनेंट मतलब क्या, अपने आप को एक्सप्रेस करना और दूसरे को दबा देना, दूसरे को दबा देना, ठीक है, दूसरे को दबा देना। यानी आपको पता नहीं, ये कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, बताइए प्लांट कौन सा होगा,
ये टॉल के लिए है और ये डॉर्फ के लिए है। ये टॉल के लिए, ये डॉर्फ के लिए, ठीक है। अच्छा, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो यहां पे ये क्या होगा सर, ये दोनों होना चाहिए, दोनों नहीं होता, क्या होता है, टॉल होता है। क्या होता है, टॉल होता है। तो क्या हुआ, क्या होगा सर, इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम क्या बोले कि एक डोमिनेंट है, एक तगड़ा है, दो आदमी है, जो दो आदमी है, ठीक है। तो एक क्या है, तगड़ा है, यानी बोला क्या कि मेरा ही राज चलेगा, हम जहां रहेंगे वहां मेरा ही नाम होगा, उसके बाद कोई भी रहे मेरे साथ, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, डोमिनेंट है, यानी एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा दब जाता है। एग्जाम्पल जैसे पी प्लांट में टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट है, किस पे, डॉर्फनेस पे। टॉलनेस डोमिनेंट है किस पे, डॉर्फनेस पे, यानी दोनों एलिल रहेंगे, दोनों रहेंगे, फिर भी एक्सप्रेस कौन करेगा, दुनिया को क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, दुनिया को क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। यानी सिंपल से डोमिनेंट का यही मतलब समझिएगा, जहां हम रहेंगे वहां हम ही रहेंगे, जहां हम रहेंगे वहां हम ही रहेंगे। क्लियर, यस। डिफाइन मल्टीपल एलिल्स, गिव वन एग्जांपल। वैसे तो हम दो एलील देखते हैं ना, दो एलील देखते हैं, चाहे प्लांट के हाइट को लेकर के, कलर को लेकर के, सीड का शेप को लेकर के, ठीक है, राउंड येलो, ठीक है, रिंकल ग्रीन, लेते थे दो दो कैरेक्टर। क्लियर। लेकिन यहां पे हम बात करें मल्टीपल एलील, यानी दो से ज्यादा एलील होगा, तो व्हेन अ एलील हैज मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स इट इज कॉल्ड मल्टीपल, यानी दो से ज्यादा एलील होगा। क्या सर है, संभव है, बिल्कुल। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम के एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप किसका है, मल्टीपल एलील्स की, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। क्यों सर, क्योंकि दो से अधिक है, यहां पे दो से अधिक है। क्लियर, यस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। सिंपल सी बात है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं हमारे में। ऑटोसोम, ऑटोसोम किसे बोलते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को, ठीक है, कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, हम उसे बोलते हैं ऑटोसोम। सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ करके, सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ करके, तो जो सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी जो पूरे बॉडी के कैरेक्टर को रेगुलेट या कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। ठीक है, कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर, बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑटोसोम। ऑटोसोम कितना होता है सर, टोटल कितना होता है, 23 होता है सर, 23। तो 23 में 22 कितना होता है, 22 क्या होता है, ऑटोसोम। और वन पेयर क्या होता है, वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या करता है सर, सेक्स को डिटरमाइन करता है कि लड़का है या लड़की है ना, लड़का है या लड़की, मेल है या फिर फीमेल। वेरी गुड। अच्छा, ऑटोसोम क्या सर, लड़का और लड़की में दोनों में सेम होता है क्या, यस। 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स वाई। तो क्या ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। तो ये दोनों है क्या, ये है ऑटोसोम, और ये क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये है सेक्स क्रोमोसोम, ये है ऑटोसोम। तो दोनों में सेम इन मेल एंड फीमेल, ऑटोसोम दोनों में सेम होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम देखिए यहां भी अलग, ये दोनों अलग है। तो सेक्स क्रोमोसोम अलग होता है, ऑटोसोम अलग नहीं होता है। एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, एग्जांपल 1 to 22 ऑटोसोम है, और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर, यस क्लियर है। चलिए, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, है ना, यहां पे एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। देखिए यहां पे दो नाम याद रखिएगा, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या है, सिंगल जीन, है ना, सिंगल जीन, सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, एक ही जीन कैरेक्टर 3,
तो इसे क्या बोलते हैं, पिलियोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलियोट्रॉपी। क्लियर। एक और टर्म याद रखिएगा, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक में क्या होता है, यहां पे एक जीन है, बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है ना। यस, अब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर है ना, सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। सिंगल कैरेक्टर है जो बहुत सारा क्या कर रहा है, जीन मिलके कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल में स्किन कलर, तो ये भी क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। यहां पे बहुत इजी है। पिलियोट्रॉपी में मतलब सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और पॉलीजेनिक मतलब सिंगल कैरेक्टर, यानी स्किन कलर के लिए बहुत सारे जीन हैं, स्किन कलर के लिए बहुत सारे जीन हैं। और पिलियोट्रॉपी में क्या होता है, एक ही जीन बहुत काम कर देता है, एक ही जीन बहुत काम कर देता है, बहुत सारे कैरेक्टरों को कंट्रोल कर देता है। लेकिन कोई है वीआईपी कैरेक्टर, बोलते हैं हम सबसे करवाएंगे, मेरे लिए सब आ जाओ, सब आ जाओ, ठीक है, सब आ जाओ। यानी स्किन कलर, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए एक से बढ़कर एक जीन आते हैं, यानी बहुत सारे जीन आते हैं, और बहुत सारे जीन मिलकर के हमारे स्किन कलर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तभी तो कोई क्या हो जाता है, करुआ, है ना। क्लियर। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, ये भी हम एमसीक्यू में देख चुके हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है, तो क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट को क्या करते हैं हम, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं, तो जीनोटाइप फाइंड करने के लिए। हम पिछले क्लास में भी देखे थे कि जब भी टेस्ट क्रॉस हम लोग किस लिए करवाते हैं, ताकि उसका जीनोटाइप पता चले। ऊपर से थोड़ी पता चलता है, ऊपर से थोड़ी पता चलता है। ये भी टॉल है, हाँ सर, और ये भी टॉल है, दोनों को टॉल बोलेंगे कि नहीं, हाँ सर, क्या, हाँ सर, यस सर, दोनों को टॉल बोलेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा प्योर टॉल है कि नहीं है, अंदर वाला पता कैसे चलेगा, वो तो ऊपर से प्लांट दिख रहा है, हाँ सर। तो कैसे पता चलेगा, तो हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस मतलब F1 को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, है ना। तो इसी को बोलते क्या, टेस्ट क्रॉस। इसी को बोलते क्या, टेस्ट क्रॉस। F1 को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो निकलेगा, ठीक है, तो वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले भी, और जरूरत भी नहीं है लास्ट टाइम में, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, सर पता है सर, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर इन्वॉल्व रहता है, और इसमें डाई है मतलब दो कैरेक्टर इन्वॉल्व रहता है। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर हाइट ले लिए, सिर्फ प्लांट का हाइट ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें सर हाइट तो लिए साथ में और कलर भी ले लिए, जैसे राउंड के साथ येलो, ठीक है, और रिंकल के साथ ग्रीन, है ना। राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, दो कैरेक्टर हुआ ना, तो वो डाई हाइब्रिड है। क्या है, डाई हाइब्रिड। अच्छा, रेशियो क्या, फिनोटाइपिक 9:3:3:1। यस, यहाँ पे 3:1। क्लियर। वन जीन पेयर इन्वॉल्व, एक पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे दो पेयर, सर दो पेयर इन्वॉल्व रहता है। जैसे यहाँ पे क्या, कैपिटल टी, है ना, ठीक है, नहीं टॉल, और यहाँ पे क्या, यस, ठीक है, यस सर। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए, तो क्वेश्चन यहां से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से करते, पूरे चैप्टर रिवाइज है, सारे के सारे चैप्टर, ऐसा नहीं चार कहीं से क्वेश्चन छाट करके ले आए और सर लीजिए, अभी ऐसा बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे तैयारी नहीं होता है, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, सर पता है सर, क्या होता है, रेड, देखिए यहां पे होता क्या था, क्या होता था सर, भूल गए सर, जल्दी बताइए। ये रेड होता था, अच्छा, और व्हाइट, रेड और व्हाइट दोनों को क्या करते थे,
क्रॉस करवा देते थे यानी शादी करवाते थे, और शादी करवाने के बाद क्या निकलता था सर, पिंक निकल जाता था सर। बच्चा कैसा हो गया, पिंक हो गया। क्या हो गया, पिंक हो गया। कैसा हो गया, पिंक 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 पिंक। कैसा हो गया, पिंक हो गया। अच्छा ये पिंक हो गया, तो रेड और व्हाइट को मिलाया क्या बन गया, पिंक मिल गया, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। कैसे सर, अरे कंप्लीट डोमिनेंस रहता है या तो रेड आता है या तो व्हाइट आता, आया क्या दोनों में से, नहीं ना ये डोमिनेट कर पाया सही से ना ये डोमिनेट कर पाया सही से, तो हुआ क्या, कलर पिंक हो गया, है ना, यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अच्छा को डोमिनेंस में, को डोमिनेंस तो और चला के ये बोलेगा क्या कि तुम जाओगे तो हम नहीं जाएंगे क्या, तुम जाओगे तो हम नहीं जाएंगे क्या। चलो भाई कौन मना किया तुमको, यानी यहां रेड और व्हाइट में क्रॉस करवाएं, रेड और व्हाइट में क्रॉस करवाएं, तो क्या होगा सर, यहां पे दोनों आ जाएगा, रॉन कलर आ जाएगा। दोनों कलर आ जाएगा, दोनों कलर आ जाएगा। बहुत जिद्दी है सर, बोलेगा तुम जाएगा तो हम भी जाएंगे, ये नहीं कि किसी एक को जाने दे दिया जाए, ऐसा नहीं। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, अगर हम अमीर नहीं बन रहे तुमको भी नहीं बनने देंगे, है ना। हम एग्जाम में पास नहीं हो रहे, तुम कैसे पास हो जाएगा, सो बताओ ना, ठीक है, क्लियर। तो ये है कोडोमिनेंस, यानी दोनों जहां जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, जय और बीरू, ठीक है, दोनों साथ जाएंगे, जय और बीरू, क्लियर। तो बोथ एलील एक्सप्रेस होता है यहां पे, बोथ ट्रेट अपीयर टुगेदर, दोनों साथ में होते हैं, है ना। एग्जांपल के ए बी ब्लड ग्रुप। दूसरा यहां पे कोई भी दोनों में से कोई भी एक डोमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप फॉर्म्ड होता है, जैसे पिंक कलर, यस। नेक्स्ट, define mutations and write two types, sudden change in the genes और क्रोमोसोम is called mutations, यानी अचानक जीन में या क्रोमोसोम में चेंज हो गया, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो दो टाइप बोला है, तो जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्लियर, यस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, गिव वन एग्जांपल। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, तो ऐसा कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू दूसरे में जाए, यानी बच्चे में जाए, ऐसा कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू बच्चे में जाए, ऐसा कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू बच्चे में जाए, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जाए, ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाए, किसके थ्रू, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू, हम उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलेंगे, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, क्लियर, यस। नेक्स्ट, चलिए देखा जाए क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को लाता है, ठीक है, यानी ट्रांसफर आरएनए कैरी द एमिनो एसिड टू द राइबोसोम, राइबोसोम के पास लाता है, किस लिए सर, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। वहीं जो एमआरएनए है, टीआरएनए तो ला दिया, यस, किसको लाया सर, एमिनो एसिड को, किसको लाया, एमिनो एसिड को। अब एमआरएनए क्या करेगा, इट रीड्स द कोडन ऑफ एमआरएनए एंड हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो टीआरएनए आया तो इसको पढ़ेगा, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी तो एमआरएनए को पढ़ लो तुम, ठीक है। अभी एमआरएनए को पढ़ेगा, और जब कोड मिलेगा, इसका एंटी कोडन मिलेगा, तो उसके साथ क्या करेगा, जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा, जैसे ए के साथ क्या जुड़ेगा सर, ए के साथ टी जुड़ेगा सर, टी जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा, क्लियर। दूसरा जी, ठीक है, सी, है ना, इसी तरीके से क्या जुड़ेगा, यहां पे जी के साथ क्या जुड़ेगा सर, सी, है ना, और इसके साथ जी, तो ये जोड़ने का काम करेगा, क्लियर, यस। तो इट रीड्स द कोडन ऑफ एमआरएनए यानी टीआरएनए, एमआरएनए के कोडन को रीड करेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्लियर, यस क्लियर है। चलिए, रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना है सर, समझ चुके, कब समझे, कल सर, कल समझ चुके, लेकिन फिर से समझिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर, डीएनए से आरएनए बनना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस।
डीएनए से आरएनए बनना क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा सर, वही तो बोल रहे थे, हम कल समझ चुके हैं। अच्छा, तो इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है क्या, आरएनए पॉलीमरेज हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से आरएनए बनने में कौन एंजाइम हेल्प करता है, कौन एंजाइम हेल्प करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है, ठीक है। इट ज्वाइन द आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉर्म द एमआरएनए स्ट्रैंड, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आरएनए और डीएनए का यहाँ शॉर्ट में पूछेगा, 2-3 मार्क्स में पूछेगा, 3-3 पॉइंट लिख देना है ना। आरएनए क्या सिंगल स्ट्रैंड है, यस। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, दोनों का फुल फॉर्म राइबोस सुगर प्रेजेंट होता है, और इसमें डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट होता है। क्लियर? डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट होता है। अच्छा, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होता है। ये तीनों तीन डिफरेंस आपको याद रखना है। क्या करना है, ये तीन डिफरेंस आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, कल भी हम बताए थे। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल भी बताए थे। क्या है सेंट्रल डोग्मा, सिंपल सी बात है सर, ये क्या है, डीएनए है ना। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए किसके जरिए, रेप्लिकेशन के जरिए, रेप्लिकेशन के जरिए। अच्छा, और डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, और फिर यहां से क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, क्या बोलते हैं सर, अभी तो बताएं, क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसलेशन। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसी को बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? यस, आप ये लाइन लिख करके भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस देखेंगे। किसका, डीएनए का, किसका, डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और यहाँ पे हेलिक्स में अरेंज होता है, यानी ऐसे मुड़ा हुआ हेलिकल फॉर्म में होता है। कौन, डीएनए। ये दोनों डीएनए के बारे में बता रहे हैं, ये प्राइमरी लीनियर फॉर्म में अटैच है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, लीनियर फॉर्म में है। ये हेलिकल यानी मुड़ा हुआ है, हेलिकल यानी मुड़ा हुआ है, जैसे देखे ना डीएनए का स्ट्रक्चर, यस, ठीक है। तो ट्विस्टेड लेडर शेप होता है, मुड़ा हुआ तो सीढ़ी के जैसा है ना, लग रहा है टेढ़ा हुआ वाला सीढ़ी को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लीनियर होता है, सीधा, ठीक है, सीधा सीढ़ी जैसा होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, और ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ठीक है। आरएनए लेस स्टेबल है, डीएनए मोर स्टेबल है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है, ये एक, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसके कारण क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है। जेनेटिक कोड, 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कोड बनाने के लिए कितना, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जैसे क्या है, ए यू जी है ना, ए यू जी, यू ए, यू जी ए, कितना कितना प्रेजेंट है सर, 3 यू ए जी, क्या है ये सब सर, सब जेनेटिक कोड है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी इट इज अ सेट ऑफ रूल विच न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए फॉर्म्स प्रोटीन। क्या बनाता है, यही सर, यही तो प्रोटीन बनाता है सर, यही तो कोड करके प्रोटीन बनाता है। कैसा नेचर का होता है सर, 1 2 3 है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोड, क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोड है ना, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक कोडोन बनाता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक कोडोन बनाता है, 1 2 3 एक कोडोन, 1 2 3 एक कोडोन, 1 2 3 एक कोडोन, 1 2 3 एक कोडोन। क्लियर? और ये लगभग सभी में पाया जाता है सर, लगभग सिमिलर होता है, सभी में पाया जाता है ना, यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो सभी में ये पाया ही जाता है, ठीक है। यस, जल्दी से, इतना बेहतरीन सेशन चल रहा है, ठीक है, पूरा रिवाइज हो रहा है, कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आने वाला कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे, है ना।
यस, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इतना एफर्ट्स है ना, इसके लिए कुछ तो मिलना बनता है, बिल्कुल। और यही लाइक के कारण मोटिवेशन आता है। यस, बिल्कुल कर देंगे सर, बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे, बोलिए ना, जितना बोलना बोलिए, हम तो नहीं करेंगे, है ना, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, ठीक है। क्या है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यहां से भी क्वेश्चन अंदर तय है, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एकदम ध्यान से सुनिए, स्टोरी जैसा, ठीक है, स्टोरी जैसा सुनिए। कन्वर्ज, फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे ना, फिजिक्स में पढ़ रहे कि नहीं? यस सर, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, आज ही एग्जाम देके आए हैं सर। अच्छा, कितना मार्क्स आएगा सर? 0, यही मार्क्स आएगा, आपको कैसे पता? यही मार्क्स आएगा, वो आपको कैसे पता सर? अरे हम गेस कर रहे थे। अच्छा, आपका गेस गलत हो गया सर। खैर, कन्वर्जन समझते हैं ना, यानी एक जगह पे आकर के कन्वर्ज होना, एक जगह पे आकर के कन्वर्ज होना। और डाइवर्जेंट का मतलब एक जगह से अलग अलग जगह जाना, ठीक है। यानी मान लीजिए आप कहीं पे रहते, रांची ले लेते, ठीक है, रांची अच्छा जगह ले लेते, मान लीजिए जगह कोई चतरा, गिरिडीह, कहीं हम लोकल जगह का नाम ले रहे हैं क्योंकि, है ना। अच्छा, मान लीजिए दिल्ली, ठीक है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है ना, कोई बिहार से आ रहा है, सब दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? सब दिल्ली जा रहे हैं, यानी अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और एक जगह जाकर के मिल रहे हैं। कहाँ पे? डीयू में नाम लिखवा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यानी ये क्या है? कन्वर्जन है। क्या है? कन्वर्जन। सब एक जगह पे आ रहे हैं, सब एक जगह पे आ रहे हैं। अब एक जगह पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो क्या इसका ओरिजिन अलग है? हाँ सर, अभी तो आप बोले ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन अलग है, बिल्कुल सर अलग है ओरिजिन, सब अलग अलग जगह पैदा हुआ। अच्छा, ठीक है, अलग अलग। दूसरा कि इनका स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं? बिल्कुल सर, ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों अलग है सर। कोई कलुआ है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, यानी सब अलग अलग है। तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों अलग है क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। यस, और आए कहां पे? डीयू में आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या हो गया? है ना, डीयू में आए, ठीक है, डीयू में आए, डीयू में आए, ठीक है। तो किस लिए आए सर? सब पढ़ने के लिए आए होंगे। किस लिए आए? टिकटॉक बनाने के लिए थोड़े आए होंगे, पढ़ने के लिए आए होंगे। तो स्टडी पर्पस के लिए आए हैं। समझे क्या बताना चाह रहे हैं? यानी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है? ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। और फंक्शन, काम सबका एक ही है, काम सबका एक ही है, सब पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा कब हो रहा है? कन्वर्जेंट में। कब हो रहा है? कन्वर्जेंट में। कन्वर्जेंट कब बोलेंगे सर? सब जब अलग अलग जगह से आकर के कन्वर्ज हो रहा है, सब अलग अलग जगह से आके कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसमें फंक्शन सिमिलर होगा, किसमें फंक्शन डिसिमिलर होगा। तो याद रखिएगा कि सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, यानी एक जगह पे आकर के मिल रहे हैं। एक जगह पे आकर मिल रहे हैं तो एक ही काम करने के लिए आ रहे होंगे। अच्छा, आए हैं अलग अलग जगह से तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा? ओरिजिन अलग होगा, सिमिलर, ठीक है। यस, तो ऑर्गन्स लुक सिमिलर बट ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण होता है कि कौन ऑर्गेनिज्म कहां पे रह रहे हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट एनिमल्स बिकम द सिमिलर इन द फीचर्स, यानी एनिमल्स डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है। काम किस लिए आ रहे हैं? पढ़ने के लिए आ रहे हैं डीयू में। अब ऐसा नहीं लिख दीजिएगा वहां पे कि डीयू में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना यही है। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट दोनों का काम क्या है? एक ही है। दोनों का काम क्या है? एक ही है, यानी सिमिलर फीचर्स, ठीक है। सिमिलर फीचर, दोनों का काम क्या है? उड़ना में हेल्प करना, ठीक है। डाइवर्जेंट, अब डाइवर्जेंट का एग्जांपल कैसे ले सर? ये मान लीजिए स्कूल, क्या स्कूल? अच्छा, स्कूल ले लिए, ठीक है। अब स्कूल तो ले लिए, अब स्कूल में सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पे, है ना, मतलब एक सब्जेक्ट के, ठीक है। अब एक ही जगह पे सबको सेम ज्ञान मिल रहा है, लेकिन कोई जाकर के आगे क्या करता है? चोर बन जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है ना, कोई टिकटॉकर बन जाता है, कोई ब्लॉगर बन जाता है। क्लियर? यस, तो यानी निकले एक ही जगह से, निकले एक ही जगह से, तो क्या है सर? एक ही जगह से निकले, आप क्या कहना चाहते हैं सर? ओरिजिन, ओरिजिन सेम है, यस। स्ट्रक्चर सेम है, यस। यानी ये दोनों क्या है? सेम। याद रखने का तरीका है सेम।
लेकिन काम क्या होगा सर, कोई टिकटॉकर बना हुआ, कोई यूट्यूबर बना हुआ है, कोई ब्लॉगर बना हुआ है, कुछ भी, यानी फंक्शन अलग, तो फंक्शन अलग होगा, डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। एग्जांपल, 4 limbs ऑफ वुमेन्स एंड विल एंड बैट, ठीक है। हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कारण ही ऐसा होता है। अगर उन्हें सही संगति मिला हुआ रहता, ठीक है, तो वैसा करते क्या, नहीं करते। क्लियर है? यस। और ये क्वेश्चन पूछेगा होमोलोगस में, पूछेगा एनालोगस में, बात वही है, ठीक है। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इवोल्यूशंस और मैक्रो इवोल्यूशंस। माइक्रो मतलब छोटा, छोटा स्मॉल, स्मॉल चेंज जब होता है स्पीसीज में तो उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। छोटे समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। मान लीजिए मच्छर मार रहे हैं आप, मच्छर मारते हैं ना, बहुत पाप लगेगा आपको, है ना, बहुत पाप लगेगा। आपका क्या बिगाड़ा है सर, खून चूसता है ना, तो थोड़ा सा पी लेने दीजिए, है ना। आरबीसी तो उधर बन ही रहा है, ब्लड तो बन ही रहा है, अच्छा सर, ठीक है। तो यस, होता क्या है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी हम लोग कोई भी चीज जलाते, कछुआ छाप वगैरह जलाते हैं। अब कछुआ छाप वगैरह जलाने से हुआ क्या कि तो मच्छर तो इंस्टेंट टाइम के लिए मर गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस की होंगे कि कुछ दिन यूज करते 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 थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है, तो वो कछुआ छाप से भी मच्छर नहीं ये मर रहा है, मच्छर नहीं मर रहा है। यानी उसके खिलाफ क्या कर लिया, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस आ गए, उसके जीन में कुछ चेंजेस आ गया कि अच्छा सब मरो तुम उससे, एक दो है सो नहीं मरेगा, फिर वो प्रजनन करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो फिर अपने जैसा बनाएगा, जो कि वो कछुए छाप से नहीं बनेगा। तो फिर कंपनी लाएगा नया, आइए हमारे साथ, ठीक है, करें मच्छर का खात्मा, फिर नया लेकर के आएगा। समझे? यानी वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है, छोटा सा चेंज हो रहा है, छोटा सा चेंज हो रहा है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लार्ज चेंज फ्रॉम द न्यू स्पीसीज, लॉन्ग टाइम पीरियड एंड एग्जांपल ओरिजिन ऑफ बर्ड। इसमें चेंजेस जो होता है वो लार्ज होता है, नया स्पीसीज बन जाते हैं। जैसे डायनासोर से आज के जो बर्ड है वो किससे इवॉल्व हुए, डायनासोर से इवॉल्व हुए, पंख, है ना, उड़ता मैं फिरो। क्लियर? यस, यस। तो वो क्या है, मैक्रो इवोल्यूशन। इसमें समय लगता है, काफी समय लगा है, हजारों साल, ठीक है, हजारों साल लगा है। तो लार्ज स्केल पे होता है ना, लार्ज चेंजेस होता है, समय लगता है। और एग्जांपल में ओरिजिन ऑफ बर्ड्स आप लिख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है। क्या है नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो रहा है, नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो रहा है। जब नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो रहा है तो किसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो सिंपल से एक बात समझिए, आज से पहले, अभी तो कितने, अभी का नारा है हम दो हमारे दो, ठीक है। अभी का नारा क्या है, हम दो हमारे दो, और पहले हम दो हमारे 10-12, ठीक है, हम दो हमारे 10-12, यस, ठीक है, हम दो हमारे 10-12, है ना। क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि वो जाने अनजाने में ये जानते थे, है ना, कि आने वाला समय में सबका सब नहीं बच पाएगा, सबका सब नहीं बच पाएगा। किसी को डेंगू हो जाएगा, उससे मौत हो जाएगा, किसी को टीबी हो जाएगा, किसी को सांप काट लिया तो उधर ही चल गया, है ना, कुछ ना कुछ होकर के। क्योंकि इतने अच्छे मेडिकल फैसिलिटी तो हुआ नहीं करते थे पहले, तो जानबूझ करके ज्यादा बच्चे को क्या करते थे, पैदा करते थे, ताकि नेचर जो प्रकृति है वो एक दो तो बचा कर करके हंस पुष्ट तो रखे। और बचेगा कौन, जो सबसे शक्तिशाली हो, जो सबसे शक्तिशाली हो बचेगा। तो कौन चूज किया, नेचर चूज किया कि अच्छा तुम ताकतवर हो, ठीक है, और तुम क्या, तुम डरपोक हो, अच्छा एक काम करते हैं, इस शेर को भेजो, उसे ले जाएगा। यानी बहुत उसमें क्या होता है, जब नेचुरल सिलेक्शन का बात आए, जब नेचर पे छोड़ा जाए तो वहां पे ऑफस्प्रिंग का नंबर ज्यादा होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होता है, ताकि उसमें से जो बेस्ट है उसे सिलेक्ट कर लिया नेचर, और बाकी खत्म। तो चूज करने का ऑप्शन देंगे कि नहीं, बिल्कुल देंगे, है ना। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन नीडेड, जितना जरूरत होता है उससे ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। और वेरिएशंस एग्जिस्ट करता है, अलग अलग होते हुए, ठीक है, अलग अलग होते हैं, सर्वाइवल रेट अलग अलग होता है। ओनली दोज विथ द फेवरेबल ट्रेड सर्वाइव, यानी जो फेवरेबल है, जो नेचर के अकॉर्डिंग ढल सकता है, जो नेचर के अकॉर्डिंग ढल सकता है, वही वहां पे क्या रहेगा, जीवित रहेगा, ठीक है। और ये बात हमेशा हम बोलते हैं कि आपको
नेचर के अकॉर्डिंग ढलने आना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग ढलने आना चाहिए। अगर आप उस तरीके से नहीं ढल सकते हैं तो फिर आप एक टाइम में एक्सटेंट हो जाइएगा, आपका कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। आप नोकिया का देख लीजिए, अभी नोकिया को देख लीजिए, एक टाइम में जो ब्रांड था, शायद अभी आप लोग जानते भी नहीं होंगे, है ना, अभी आप 11-12 में हैं, फिर भी नाम तो सुने होंगे, है ना। आज खत्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम जब तक नहीं था, आराम से उठते थे, मम्मी खाना दो, ठीक है, खाना मिला, फिर थोड़ा रील्स देखे, फिर मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आ गया एग्जाम, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, समय जैसा आ गया आपको वैसा ही ढलना पड़ेगा। अब रात में जगना है तो जगना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। 4 घंटा नींद लेना है, 3 घंटा नींद लेना है तो वो भी चलेगा। और ये सब झूठ बात है, ठीक है। आप बिल्कुल 3-4 रात आराम से जग सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा सो करके बिल्कुल जग सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा 8 घंटा सो लिया उसके बाद अरे काम कब कीजिएगा आप, ठीक है, काम कब कीजिएगा, और हमेशा नहीं, लेकिन आप एग्जाम टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारें, ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा और जो बाद में सुकून का नींद देगा, चैन देगा, है ना। यस, तो किसे सेलेक्ट किया जाता है, किसे सेलेक्ट किया जाता है, जो नेचर के लिए फेवरेबल हो, ठीक है, एंड दे रिप्रोड्यूस एंड पास द ट्रेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और फिर वो जिसे नेचर ने सेलेक्ट किया कि हाँ तुम अच्छे हो, बाकी सब हटो, अब वो रिप्रोड्यूस करेगा और फिर अपना पॉपुलेशन को फैलाएगा, ठीक है, अपना पॉपुलेशन को फैलाएगा, यानी नेचर के द्वारा सिलेक्शन होता है। तो याद क्या रखना है सर, जो नेचर के द्वारा सेलेक्ट करेगा ना सर, तो हमें रिप्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, है ना, बच्चे ज्यादा चाहिए। अच्छा, तो कौन सेलेक्ट करेगा, अरे जो अच्छे बच्चे होंगे, जो बहादुर बच्चे होंगे, उन्हें नेचर सेलेक्ट कर लेगा, और जो नहीं होंगे जाएगा। क्या कर सकते, नेचर का यही रूल ही है, नेचर का यही रूल ही है, ठीक है। तो आपको भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने आना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलिएगा, ये सबसे गंदा लाइन है कि हम नहीं बदलेंगे। अरे क्यों नहीं बदलिएगा, ठीक है, बदलना पड़ेगा, ठीक है। और जो बोलते हैं हम नहीं बदलेंगे, वो भी बदलते हैं, वो भी बदलेंगे। क्लियर, यस। तो वो कभी एटीट्यूड में वैसा नहीं जीना है ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लैमार्क्स थ्योरी। ये तो और भी बड़े चर्चा थे, ठीक है, इनका तो चर्चा ही अलग है, इनका तो चर्चा ही अलग है। लेमार्क ये क्या बोलते थे, ये क्या बोलते थे कि कुछ ऐसा है ना कि जो हमारे पास जो भी कैरेक्टर, जिस ट्रेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो बॉडी ऑर्गन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही डेवलप होते चल जाता है, बाकी सब जो हम लोग यूज नहीं करते वो खत्म होते चल जाता है, विलुप्त होते चल जाता है, ठीक है। जैसे इनका कहना था कि जिराफ जो है अपना गर्दन हमेशा ऊंचा कर करके क्या करता है, खाता है पेड़ से पत्ता, तो क्या हो रहा है, गर्दन लंबा हो जा रहा है। गर्दन कैसा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है ना, ठीक है। देखिए ये इवोल्यूशन से अकर बाय द यूज और डिसयूज, जो ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं वो विकसित हो रहा है, जो नहीं कर रहे वो विलुप्त हो जा रहा है, ठीक है। यूज्ड ऑर्गन डेवलप, यूज्ड ऑर्गन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यानी अच्छे से विकसित हो पा रहा है, और अनयूज्ड डिसअपेयर हो जा रहा है, यानी गायब हो जा रहा है, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। और इनका तो कहना था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी मान लीजिए कोई बॉडी बना रहा है, पूरा बॉडी बना, बॉडी इतना बन गया। अब इनके कहने के अनुसार क्या था कि ये बॉडी जो बना हुआ है वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। अब मान लीजिए को आप या कोई भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनाया, ये सब कुछ बना, है ना, क्या अब ये नॉलेज जितना ये गेन किया 20 साल 25 साल में, क्या आप बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इनका यही कहना था, तो ये इनका क्या था, लिमिटेशन था। ये चर्चा फ्लो में बहुत ज्यादा कुछ बोल गए थे, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आएगा लेमार्क में तो क्या, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। और इनका कहना था कि जो अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं, अपने से गेन कर रहे हैं, वो भी पास ऑन हो जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत था। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर आर नॉट इनहेरिटेड। अभी हम देख सकते हैं आसानी से, क्या कोई बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी पास ऑन हो जाता है क्या, वैसे सेम नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। अगला, व्हाट इज स्पेशियन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, एग्जिस्टिंग वन से एक नया स्पीसीज बनना, यानी एक स्पीसीज से अलग अलग प्रकार के स्पीसीज बनना, एक स्पीसीज से अलग अलग प्रकार के स्पीसीज बनना, ठीक है।
क्लियर है ना। कहां पे, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में देखा गया जो डार्विन के फिंच थे यानी चोच, जो चोच था वो अलग अलग था, जो कि एक ही जगह से निकले हुए थे, एक ही जगह से निकले थे, लेकिन इन्वायरमेंट के कारण, वहां का खान पान के कारण, ठीक है, वहां का फूड हैबिट के कारण इनका चोच अलग अलग हो गया, इनका चोच में बदलाव आ गया, लेकिन निकले थे एक ही जगह से, निकले थे एक ही जगह से, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन, यानी एग्जिस्टिंग स्पेसिस, ये एग्जिस्टिंग यानी पहले वाला से क्या निकला, नया बन गया है, नया बन गया, अलग अलग तरीके से बन जाता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, इसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिएशन, ठीक है, स्पेसिएशन। एग्जांपल में डार्विन के फिंच यानी चोच अलग अलग प्रकार का हो गया था, ठीक है, यस। नेक्स्ट, डिफाइन जीन पूल, define gene pool, how does it change during the evolutions में ये कैसे चेंज होता है इवोल्यूशन के दौरान। जीन पूल क्या होता है, टोटल कलेक्शन ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन में जो भी जीन है इसी को क्या बोलते हैं, जीन पूल, यानी टोटल कलेक्शन ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जितने सारे जीन हैं उसी को क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं, पॉपुलेशन में जितने सारे जीन हैं उसी को क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। क्लियर, यस यस। जल्दी से एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, है ना, जो बच्चे नए जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यस, बिल्कुल कर देंगे सर, बोलने की बात नहीं है। अच्छा, एवोल्यूशन किसके किसके कारण होता है, एवोल्यूशन किसके किसके कारण होता है सर, जीन में अचानक चेंज होने के कारण, क्रोमोसोम में बदलाव होने के कारण, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस। दूसरा, नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया, जैसे अभी हम पढ़े नेचुरल सिलेक्शंस, डार्विन का थ्योरी है ना, यस सर, डार्विन का थ्योरी है, नेचर जिससे सेलेक्ट करता है, तो मान लीजिए बहुत सारा स्पीसीज है, नेचर ने एक सेलेक्ट किया तो वही जीवित रहेगा, वही जीवित रहेगा, यस वही जीवित रहेगा, तो इवोल्यूशन फिर उसी से होगा ना, आगे उसी का प्रजाति बढ़ेगा, आगे उसी का बढ़ेगा, नहीं है सर, वही रिप्रोड्यूस करेगा तो वही बढ़ेगा। गुड, तो नेचुरल, पहला म्यूटेशंस, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है सर, पहले ही बताए हैं। अच्छा देखिए यहां पे ये क्या है, ये बना दे रहे हम, खुद से बना दे रहे येलो बीटल्स, ठीक है, ब्लैक बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, और रेड बीटल, रेड बीटल। अब हाथी आया उधर से, हाथी पास हुआ, उसको क्या धस रहा है, कुछ धस तो नहीं रहा है, उधर आया ऐसे चाप दिया, मान लीजिए ऐसे चाप दिया, अब ये गया पूरा मर, बच गया कौन, ये तो रैंडम सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, यानी बाय चांस, लक, बाय चांस, लक से हुआ, क्या इसका कोई रोल था, नहीं सर इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन ये गया मर, तो बचेगा कौन, यही बचेगा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी रैंडम सिलेक्शन हो गया, पता भी नहीं था कि बेचारा बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन वो तो मान लीजिए किसी का कमाल, अब जरूरी नहीं कि हाथी ही चापा, हो सकता है आप ही जा रहे और आप ही एक जगह जाके चाप दिए, क्लियर, या किसी भी प्रकार का सडन कुछ घटना घटा और उसके कारण एक मर गया, खत्म हो गया, तो पॉपुलेशन किसका बढ़ेगा, इसी का बढ़ेगा, इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और फिर माइग्रेशन, यानी एक जगह से जब दूसरी जगह कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसके कारण भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी इवोल्यूशन के कारण किस किस चीज़ के कारण चेंज होता है, म्यूटेशंस हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया। यस सर, समझ गए सर, ठीक है, समझ गए सर। अब इसी के साथ हम 2 यूनिट रिवाइज कर चुके हैं, टोटल 6 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं, है ना, और लगभग 30 मिनट्स के अंदर अंदर 2 चैप्टर और रिवाइज करेंगे आज के क्लास में, है ना। आपको वेट करना है, अभी पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, है ना, रिवाइज करना ही पड़ेगा। आप बैठ के देखिए, सो के देखिए, लेट के देखिए, मतलब सोइए नहीं, सोना है मतलब अगर बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा करके देख सकते हैं। आप बार बार सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है, सुनते रहिए, वो माइंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहेगा, ठीक है ना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सब कुछ जाता है, इंफॉर्मेशन सब कुछ जाएगा, वहां पे आप वोमिट कर दीजिएगा, उल्टी कर दीजिएगा। अरे सच में उल्टी नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, सच में उल्टी नहीं करना है ना। देखते हैं, चलिए 2 यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यस सर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से ना, राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया का 2 सिम्टम्स बताइए। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर है, ठीक है, बहुत लंबा नहीं है, किससे फैल रहा है, प्लाज्मोडियम से फैल रहा है, ये सब हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, सिम्टम बता रहे, क्या क्या सिम्टम होता है, क्या लक्षण है सर, आपको मलेरिया हुआ है कभी, आप लोग से पूछ रहे हैं हम,
है ना। तो मलेरिया तो क्या होता है सर, बॉडी कांपने लगता है और दर्द वगैरह होता है, पसीना वगैरह भी कभी कभी आता है ना। तो हाई फीवर विथ चिल्स, ठीक है, और हेडेक एंड स्वेटिंग, है ना। सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, स्वेटिंग वगैरह आता है, पसीना वगैरह आता है, बॉडी कांपने लगता है। यस। नेक्स्ट, नेम कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, है ना। राइट द टू सिम्टम्स, दो सिम्टम्स बताना है टीबी का, दो सिम्टम्स। एक, टीबी जब होता है देखिएगा क्या होता है ना, है ना। 2 हफ्ते से ज्यादा है खांसी तो बलगम का जाकर के जांच करवाइए। क्या, बलगम का जा करके जांच करवाइए। यानी टीबी का 2 लक्षण बताइए, कंटिन्यूअस कफ, लगातार खांसी वगैरह, और वजन घट जाएगा, चेस्ट में हैवी पेन होगा, खांसने में तकलीफ होगा, है ना। किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहां से शॉर्ट बन सकता है, ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है। यस सर, समझ गए। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, खांसने वगैरह में दिक्कत होता है ना, कफ होते रहता है, अच्छा, वेट लॉस हो जाता है और चेस्ट में पेन भी होता है। समझ गए सर। आगे बताइए, एनी टू प्रिवेंटिव मेजर फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बताइए 2 तरीका बताइए जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सके। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे, 2 तरीका जल्दी से बताइए सर। 2 तरीका, एक तो हम कभी नहाएंगे नहीं सर, सॉरी सर, गलती हो गया, हम नहाएंगे। यानी मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस, साफ सफाई रखेंगे, जहां पे रहते हैं उस जगह को साफ सफाई रखेंगे, है ना। और पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखेंगे, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल। टेक प्रॉपर वैक्सीनेशंस, और वैक्सीनेशन जरूर लेंगे। एंटीबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स से भी क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जाता है। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। यस सर, ठीक है। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। एंटीबायोटिक किसके, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कौन रोकता है, एंटीबायोटिक्स रोकता है। लेकिन खुद से नहीं लेना है, कभी भी खुद से नहीं लेना है एंटीबायोटिक्स, है ना, डॉक्टर की सलाह से। सर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो सजेस्ट कर ही देगा सर। अच्छा, एड्स सबसे पहला फुल फॉर्म आ सकता है एमसीक्यू में, क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। क्या करता है, कौन सा डिजीज करता है सर, ये पूरा इम्यून सिस्टम को लेकर के बैठता है, बोलता है हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे, ठीक है, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। कोई एक काम करवाए तब ना, ये पूरा का पूरा क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे ही कब्जा जमा लेता है। बोलता है अब हम जिधर बोलेंगे गोली चलाने के लिए तुम उधर ही गोली चलाएगा, ठीक है, हम बोलेंगे तुम एक्शन लो तो लेगा, नहीं लेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेगा। यानी पूरा चौपट करके रख देता है, पूरा बॉडी को पूरा चौपट करके रख देता है। कैसे फैलता है, तो स्प्रेड बाय द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और इन्फेक्टेड ब्लड एंड नीडल्स, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब समझते ना आप, मान लीजिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है आपके, ठीक है ना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर में ये चांसेस है कि हो सकता है वो पहले से एड्स पीड़ित हो, या फिर ऐसा बॉयज गर्ल्स किसी में, ठीक है, बॉयज गर्ल्स जेंडर यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किन्हीं की भी अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांसेस होता है कि फैल सकता है ना। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचना चाहिए, यानी हमेशा कंडम्स वगैरह का इस्तेमाल करना ही चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मेडिसिन वगैरह से काम नहीं होता है। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सिर्फ और सिर्फ जो है सो किससे बचाया जा सकता है, बैरियर मेथड से ही बचाया जा सकता है। अच्छा, और दूसरा इन्फेक्टेड ब्लड से, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड नीडल वगैरह। मान लीजिए आप इंजेक्शन लेने के लिए गए हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, आपको पता है कि भारत की जनसंख्या और भारत के हॉस्पिटलों में पेशेंट का भीड़, यस सर, बिल्कुल अच्छे से पता है सर, जाते हैं स्वस्थ और आते हैं बीमार होकर के, है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से जाएंगे भी और आप अगर वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाए, है ना, कुछ देर में ही लगेगा अरे यार हम तो बीमार नहीं थे लेकिन हम बीमार हो गए, क्लियर। और वहां पे इतने रस में अगर एक ही इंजेक्शन से लगा दिया गया, ठीक है, मल्टीपल लोगों को, और बाय चांस
अगर जिसे पहले इंजेक्शन लगाया गया है उसे किसी ना किसी प्रकार का डिजीज है, सपोज एड्स ही है, ठीक है, तो फिर वो आपको भी हो सकता है अगर सेम नीडल शेयर करे तो, सेम नीडल शेयर करे तो। ऐसा सलून में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए दाढ़ी बनाया जा रहा है, ठीक है, कट किया जा रहा है, अब रेजर नहीं बदला, अब कट गया किसी दूसरे व्यक्ति का भी, मेरा भी कट गया सपोज, और फिर से वही HIV पॉजिटिव है वो पहले से, तो फिर तो हम भी गए यस। तो ये सबसे बचना है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बचेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ऑटो इम्यून डिजीज विथ एग्जांपल। ऑटो इम्यून डिजीज का नाम क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज अकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी सेल, ठीक है। इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी सेल्स, यानी अपना रक्षक बना भक्षक, ठीक है, रक्षक बना भक्षक, यानी अपना ही इम्यून सेल्स, अपने ही इम्यून सेल्स अपने बॉडी पे नुकसान करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपने बॉडी पे नुकसान करना स्टार्ट कर देता है, समझे। यानी जिसे लगाए थे पहरेदारी करने के लिए, वही क्या किया? चोरी करके चले गया, चोरी करके चला गया, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसका एग्जाम्पल है? तो ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी अपना ही इम्यून सेल्स अपने ही बॉडी पे अटैक करता है, अपना ही इम्यून सेल्स अपने ही बॉडी पे अटैक करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटो सेल्फ को मार देता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे? सांप को पाल रहे थे, डस के चला गया, है ना। सांप को पाल रहे थे, डस के चला गया, ठीक है, यस। एनी टू प्रिवेंटिव मेजर फॉर द वायरल डिजीज। वायरल डिजीज को कैसे रोक सकते हैं? तो फिर से वैक्सीनेशन और मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहेंगे। मान लीजिए आपकी महिला मित्र खांस रही है, छींक रही है, तो आप थोड़ा सा दूरी बना लें, है ना, कि नहीं अभी नहीं, समझ गए ना? यस सर, बाकी समझदार हैं हम लोग। टू मेथड्स टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल और दो तरह का डिजीज होता है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कैंसर, वो फैलता नहीं है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे तक क्या होता है? फैलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। अब एक से दूसरे में फैलता है, तो हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है सर, कैसे नहीं कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले वैक्सीनेशन के थ्रू, और दूसरा प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीनेस। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अपने से मनगढ़ंत कहीं से बना लिए हैं सब, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ये सिलेबस सही है, आप अगर थोड़े भी सीरियस बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो नहीं सीरियस भी रहता है वो भी सीरियस हो जाता है, तो आपको पता चलेगा हाँ सर सारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, टॉपिक सही है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, रोल ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग द डिजीज। वैक्सीन क्या करता है? तो वैक्सीन क्या करता है? इम्यूनिटी को डेवलप करता है बॉडी के अंदर। जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दे प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और किसी भी डिजीज से बचाने में हेल्प करता है। वैक्सीन एंटीबॉडी भी बनाता है हमारे बॉडी में, है ना। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या बनाता है? किसी भी डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है कि आओ बेटा अगले बार, ठीक है, आओ बेटे अगले बार हम तुम्हें देख लेंगे, यस। Define immunity. Differentiate the innate और acquired immunity. Innate मतलब जो जन्मजात है, जो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, ठीक है, जो जन्म से मिला है उसे क्या बोलेंगे? innate। जो जन्म से मिला है उसे innate। और दूसरे एक्वायर किए सर, एक्वायर किए हैं, अर्जित किए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अर्जित किए हैं खुद से, अपने दम पे किए हैं, बोलते हैं ना अपने दम पे किए हैं, अपने दम पे, यस। तो innate जो मिला है हमें, इनेट जो मिला है हमें, और एक्वायर्ड जो हम अपने से अर्जित किए हैं। अच्छा, तो जो मिला वो कब? जन्म से ही होगा? बिल्कुल होगा सर, जन्म से ही होगा, हमें विरासत में मिला। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक है, यानी सबको मारता है, ये देखता नहीं है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, सबको मारता है, इनेट इम्यूनिटी है, और तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ये इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है। जब एक बार मार के कोई चला जाता है तो बोलता है अच्छा कोई मार के गया क्या, कोई मार के गया क्या, अगला बार आने तो बताते हैं, ठीक है। तो ये वेट करता है, क्या करता है? वेट करता है। और ये वैक्सीनेशन के थ्रू भी डेवलप होता है, या फिर इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद भी डेवलप होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। स्पेसिफिक टू द पैथोजन है, यानी ये सबको नहीं मारेगा, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना उसी को मारेगा, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना उसी को मारेगा, सबको नहीं मारेगा,
ठीक है, सबको नहीं मारेगा। मान लीजिए चिकन पॉक्स किन्हीं को होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स किन्हीं को हो गया तो उसके खिलाफ पहला बार तो कुछ कर ही नहीं पाया, दूसरा बार क्या कर लिया, एंटीबॉडी बना लिया। अब वो फिर से वायरस आया तो क्या करेगा, उसको मार के भगा देगा, उसी को मारेगा, दूसरा को नहीं मारेगा, उसी को मारेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टू पैथोजेंस। एक्वायर्ड का यही काम है ना। टेक्स टाइम टू डेवलप, और ये समय लेता है, डेवलप होने में क्या होता है, समय लेता है ना। यस, और इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल ये स्किन वगैरह, ठीक है, ये स्किन वगैरह है ना, ये तुरंत बचाता है, ये पहचानते हैं कि किसी को अंदर घुसने नहीं देगा। ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। स्किन वगैरह, एसिड वगैरह जो हमारा स्टमक में, वो भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर, तो बर्थ से ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि बाद में मिला है। नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक समान है, किसी पे भेदभाव नहीं करता, लेकिन ये भेदभाव करता है, ये भेदभाव करता है, ठीक है। अच्छा, अगर बाई चांस इम्यूनिटी डिफाइन करने फिर से आ जाए तो क्या, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, यानी बॉडी की एबिलिटी जो डिजीज के अगेंस्ट क्या करे, फाइट करे, ठीक है, या फिर कॉजिटिव एजेंट्स के थ्रू। गुड। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी खुद बनाता है, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, लॉन्ग लास्टिंग है वैक्सीनेशन, यानी जो वैक्सीन लेते हैं, जो वैक्सीन लिए तो उससे क्या बना, एंटीबॉडी बना, यानी बॉडी खुद बना रहा है। तो सर वैक्सीन ले रहे हैं, आप दो बात बोल रहे हैं सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हम लोग वैक्सीन लेते तो वो एंटीबॉडी नहीं ले रहे, वो वैक्सीन लिए तो वैक्सीन के हेल्प से एंटीबॉडी हमारे शरीर में बना। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो उससे क्या बन रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है हमारे शरीर में। अच्छा, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही बात है ना। तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है वैक्सीनेशन के थ्रू, और बॉडी खुद बनाता है। एक्टिव है बॉडी, एक्टिव है बॉडी, तो जब बॉडी एक्टिव है तो एंटीबॉडी खुद बनाता है। पेशी में क्या होता है, पेशी में डायरेक्ट एंटीबॉडी उठा के डाल दिया जाता है। कैसे सर, आप सुने हैं ना, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, कोलेस्ट्रॉम जिसे बोलते हैं, यानी मदर्स मिल्क, डायरेक्टली एंटीबॉडी होता है, डायरेक्टली एंटीबॉडी होता है। कौन सर, IgA डायरेक्ट एंटीबॉडी है। क्या बनाना पड़ा क्या बॉडी को, नहीं सर कैसे नहीं बनाना पड़ा, यहां तो अरे वो मदर बॉडी में बना है ना। जब बच्चा में जाएगा तो बच्चा मेहनत कर रहा है क्या, नहीं। डायरेक्ट मिला कि नहीं, यस सर मिल गया। यहां पे मिल रहा है क्या, नहीं सर। वैक्सीन मिला, अरे वैक्सीन मिला है तो वैक्सीन को फिर से काम करना पड़ेगा, किस लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। यानी यहां मेहनत खुद कर रहा बॉडी, लेकिन यहां पे मेहनत नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्लियर, यस। यानी एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी खुद बनाता है, पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से रेडीमेड लाता है, ठीक है। पैसिव क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए है, और एक्टिव क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए। किससे डेवलप होता है, वैक्सीन से, और ये डायरेक्टली है ना, जैसे मदर मिल्क। क्लियर, यस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड, ठीक है। ये क्या है, एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी होता है, एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी होता है, यानी जैसे ब्लड वगैरह में, ठीक है, ब्लड वगैरह में किसी प्रकार के जो सेल्स होते हैं, है ना, उसे क्या करता है, पैथोजेंस वगैरह होते हैं, उसे मारने का काम करता है। ये क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी होता है। 20 सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, और किसी भी तरह का जो पैथोजेंस, किसी भी तरह के पैथोजेंस हमारे ब्लड वगैरह में पाए जाते हैं, उसे मारने का काम करता है कौन, ह्यूमोरल। अच्छा, टी सेल मीडिएटेड, इसमें टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी होता है, टी सेल्स इन्वॉल्व होता है, और ये किसे मारता है सर, ये इन्फेक्टेड सेल्स को मारता है। तो यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स को नहीं मारता क्या, नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सेल इन्फेक्ट हो गया ना, हाँ, जो सेल इन्फेक्ट हो गया, बिल्कुल, जो सेल इन्फेक्ट हो गया उसे मारता है कौन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू उसका खात्मा होता है, ठीक है, किल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड में पैथोजन है ना, जो ब्लड में पैथोजन है उसे मारने का काम करता है। तो इन्फेक्ट किया क्या, नहीं, इन्फेक्ट नहीं किया है, ब्लड के पैथोजन को मारा, फ्लूइड के पैथोजन को मार रहा है। लेकिन ये जो इन्फेक्ट हो गया सेल उसको मार रहा है। तो जो इन्फेक्ट हो गया सेल उसे कौन मार रहा है, सेल मीडिएटेड, ठीक है। उसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी है। और जो ह्यूमोरल है वो क्या, पैथोजन के काम करता है, जो बॉडी फ्लूइड्स में रहते हैं, और 20 सेल इसमें इन्वॉल्व रहता है, और ये एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी है। यस सर, वेरी गुड। अब फिर से आप देख रहे सारे पॉसिबल क्वेश्चन, यहां पे सारे पॉसिबल क्वेश्चन है, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। और इसे शॉर्ट समराइज रिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट रिवीजन है। ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन मिला बस उसके बाद खत्म, पूरा कंप्लीट रिवीजन आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस, चलिए
डिफरेंस बिटवीन द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल सबसे पहले कहां बनता है, तो ये बोन मैरो बनता है, और ये बनता बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर कहां होता है, थाइमस में। याद आ रहा है, बनता बोन मैरो में लेकिन मैच्योर कहां होता है, थाइमस में। यानी बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है और बोन मैरो में मैच्योर होता है। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है और थाइमस में मैच्योर होता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है लेकिन ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, जो अभी हम देखे जस्ट पीछे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और ये सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी, तभी तो बोले टी सेल्स कंट्रोल कर रहा है। यस सर, ठीक है। क्या करता है, पैथोजन से लड़ने में हेल्प करता है, पैथोजन से, जैसे प्लाज्मा सेल्स यानी फ्लूइड में जो भी पैथोजन है उसे मारने का काम कौन करता है, बी सेल्स। और टी सेल किससे खत्म करता है सर, जो इन्फेक्ट हो गया ना, जो इन्फेक्ट हो गया है, जो इन्फेक्टेड सेल है उसे मारने का काम करता है। तो डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स। ठीक है, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को मारने में कौन हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो इन्फेक्टेड सेल है उसे मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस सर, तो हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स, क्लियर। यस, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स टी लिम्फोसाइट के एग्जांपल है, और प्लाज्मा सेल्स बी लिम्फोसाइट का एग्जांपल है। याद कैसे रहेगा सर, तो सबसे पहले याद रखना क्या, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में डेवलप होता है, मैच्योर भी वहीं होता है। टी लिम्फोसाइट डेवलप होता है बोन मैरो में लेकिन मैच्योर होता है जाकर के थाइमस में, गद्दारी कर देता है ना। हाँ ठीक है, अच्छा, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये पैथोजेंस के खिलाफ क्या करता है, एक्ट करता है, और ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसके खिलाफ एक्ट करता है। बिल्कुल सर, याद हो जाएगा। अच्छा, इसी को मल्टीपल टाइम में क्या करना है, रिवाइज करना है। यस यस, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशंस है ना, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस टू डेवलप इम्यूनिटी, है ना। वैक्सीनेशन क्या करता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, है ना। क्लियर, क्या सर नहीं समझे, अच्छा नहीं समझे, देखिए वैक्सीन जब हम लोग लगाते हैं तो होता क्या इसमें डाला जाता है, तो जिससे हमें प्रॉब्लम हुआ है, जिस ऑर्गेनिज्म से हमें प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म से हमें प्रॉब्लम हुआ, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रॉब्लम हुआ है, तो उसे वीक करके, कमजोर करके वो वैक्सीन में डाला जाता है। तभी तो जब वो बॉडी से टकराएगा तो कमजोर तो रहेगा लेकिन डाला उसी को गया, तो उससे लड़ने के लिए अपने अंदर क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, उसे पता तो रहना चाहिए ना किससे लड़ना है। हाँ, तो वही जो डिजीज कॉज कर रहा है, ये मान लीजिए ये डिजीज कॉज कर रहा है, तो इसको कमजोर किया जाएगा, वीक किया जाएगा। वीक इसलिए किया जाएगा, वीक करके बॉडी में डाला जाएगा, वैक्सीन के रूप में डाला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे गया तो अब जो इम्यून सेल है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसका इस्तेमाल करके, है ना, ये क्या करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है। ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रांग रहता तो क्या होता है, इसे मार करके खत्म कर देता, तो वीक करके डाला जाता है ताकि पहचान ले कि देखो दुश्मन यही है, निहत्था आया है, तुम क्या करो, जल्दी से अपना तैयार कर लो एंटीबॉडी, अपना एंटीबॉडी तैयार कर लो, ताकि जब भी ये टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। यस, तो प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वीकेंड और किल्ड पैथोजिन, यानी पैथोजिन को ही डाला जाता है। कितनी अजीब बात है, पैथोजिन से डिजीज कॉज होता है और पैथोजिन को ही डाला जाता है, लेकिन कमजोर करके डाला जाता है ताकि वो क्या करे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले। यस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंट इन्फेक्शंस डिजीज से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, पूरे कम्युनिटी को बचाता है, रिड्यूस द डेथ रेट को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया के केमिकल सब्सटेंसेस है प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, यस, कौन सा है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, 2 एंटीबायोटिक्स है। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, और इट किल्स द बैक्टीरिया एंड इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मारता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बायो कंट्रोल, गिव वन एग्जांपल्स। बायो कंट्रोल क्या है, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, हम ऐसा कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जो क्या करे, पेस्ट वगैरह को, इंसेक्ट वगैरह को मारने का काम करे, उसी को क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्या यूज करते हैं सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम क्या करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को और डिजीज को कंट्रोल करते हैं, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किए और उससे हम क्या कर रहे हैं,
पेस्ट वगैरह, कीट वगैरह, पतंगे वगैरह को क्या करने, मारने में इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा सर, केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं, यहाँ केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें। केमिकल का इस्तेमाल करने से फसल्स भी डैमेज होता है, लेकिन बायो कंट्रोल का इस्तेमाल करने से फसल्स क्या डैमेज होगा, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यस, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे लेडी बर्ड यूज टू कंट्रोल एफिड्स। लेडी बर्ड क्या करती है, ये एफिड्स को कंट्रोल करती, खा जाता है, जितना भी लेडी बर्ड है एफिड्स को खा जाता है। और एफिड्स क्या है, जो धान वगैरह या फिर फसल्स वगैरह में जो छोटे छोटे काले काले कलर के हो जाते हैं ना, क्लियर, माइक्रोब्स, तो उसे खाने में हेल्प करता है। तो लेडी बर्ड यूज टू कंट्रोल द एफिड्स, एफिड्स को खा जाता है, खत्म हो जाता है। तो सोचिए, वैसे हम दवा छिड़ा करके इसे क्या करते हैं, दवा छिड़ा करके क्या करते हैं, हम इसे मारने का काम करते हैं, लेकिन हम इंट्रोड्यूस क्या किया, लेडी बर्ड को इंट्रोड्यूस किया ताकि ये खत्म हो गया। वैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, यस। क्या और फसल पे कुछ नुकसान हुआ क्या, नहीं हुआ। फसल पे कुछ नुकसान हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए, और देखिए, नेम एनी 2 माइक्रोब्स यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कौन कौन माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, तो ईस्ट और दूसरा बैक्टीरिया। ईस्ट में कौन, सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, है ना, और बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस। तो 2 माइक्रोब्स का नाम लिखा हुआ है, 2 बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ठीक है, जो ह्यूमन वेलफेयर में काम है, यानी हमारे लिए यूजफुल 2 बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो एक लैक्टोबैसिलस जो दही जमाने में हेल्प करता है ना, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्स करने में कौन हेल्प करता है, राइजोबियम। राइजोबियम, तो 2 बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 यूजेस ऑफ एल्गी इन द ह्यूमन वेलफेयर। एल्गी का क्या यूज होता है, एक फूड के रूप में यूज होता है स्पाइरुलिना, और दूसरा फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका सर, एल्गी का। किसका है, एल्गी का। अच्छा, अगर हम पूछेगा बैक्टीरिया का 2 यूज, तो हमारे लाइफ में यदि ह्यूमन वेलफेयर में, तो सर दही बनाने में और नाइट्रोजन को फिक्स करने में। दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, राइजोबियम। कौन, राइजोबियम। और अल्कोहल बनाने में किसका, ईस्ट का और बैक्टीरिया का। ईस्ट का, बैक्टीरिया का। ईस्ट कौन सा, सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, है ना, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। और बैक्टीरिया में क्या, लैक्टोबैसिलस। क्लियर, क्लियर है, यस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। माइक्रोब्स क्या करता है, पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, यानी तोड़ता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, और प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट करता है। हमें शॉर्ट में लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स क्या है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे गट में प्रेजेंट रहते हैं। कहां पे, गट में, फाउंड इन द कर्ड एंड योगर्ट, ठीक है। इंप्रूव द डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, हमारे गट में भी प्रेजेंट रहता है ना। दही वगैरह खाते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह हो गया। ये क्या करता है, हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है, ठीक है, हमारे गट को अच्छा रखता है। इसमें गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और आपको बता दें, हमारे स्टमक में, ठीक है, हमारे गट में लगभग 1/2 kg से ऊपर बैक्टीरिया होता है, ठीक है, 1/2 kg से ऊपर बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइजोबियम। अभी क्या देखे सर, इसको देखे ना कि ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, यानी राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। जो दलहन का जितना भी पौधा है उसके रूट्स में होते हैं। कौन, राइजोबियम। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल से, मिट्टी से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, मिट्टी से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। दूसरा, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड ट्रोपियल, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। किसका काम है ये, किसका काम है ये, राइजोबियम का काम है। सर क्या काम है, सर क्या काम है, कहां पे रहते हैं, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं दलहन के पौधे में। अच्छा, नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम करते हैं, और ये एक बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं, और सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल समझ आ गया सर, यस। रोल ऑफ ईस्ट इन बेकिंग। ईस्ट का कहाँ काम है, जब भी हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रेड, जैसे बोलते हैं पाव रोटी, पहले क्या बोलते हैं, पाव रोटी, अभी ब्रेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेड। तो ब्रेड को जब भी बनाते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और वही ईस्ट के कारण क्या होते हैं, बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, CO2 गैसेस, ठीक है। तो ईस्ट फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है शुगर का, और CO2 प्रोड्यूस करता है, और यही CO2 निकलने के कारण डो जो होता है, डो वो क्या करता है, पफी बना देता है ना,
और फिर स्पॉन्जी बना देते हैं, मुलायम लगता है पूरा। यूज टू मेक द ब्रेड एंड केक, और केक ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इस पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर है? यस। और कितना बचा है? चलिए लास्ट स्लाइड है ना। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में माइक्रोब्स का क्या रोल है, यानी सब जगह पे देख रहे हैं माइक्रोब्स का कहां कहां रोल है। हाउस होल्ड में क्या रोल्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है ना, बायोगैस प्लांट में क्या रोल है, ठीक है। देखिए तो मेथानोजिन बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक कचरा आता है उसे क्या करता है, मेथानोजिन बैक्टीरिया ब्रेक करता है। यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा, क्या करता है, यही बैक्टीरिया मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं बायोगैस, और यही बायोगैस कुकिंग और लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह पे बहुत जो अच्छे खासे कैटल फार्मिंग करते हैं ना, तो उनके पास अपना पर्सनल बायोगैस होता है, ठीक है, प्लांट होता है, बहुत छोटा सा होता है। हम पिक्चर में दिखाए भी थे आपको कि कैसे बनाया जाता है ना, पूरा स्टेप भी बताए थे। खैर अभी यहाँ तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि बायोगैस कौन बनाता है। तो मिथानोजिन बैक्टीरिया, यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि मिथानोजिन बैक्टीरिया क्या बनाता है, बायोगैस, क्या बायोगैस बनाता है। बायोगैस मीथेन गैस होता है। कौन सा मीथेन गैस होता है, कौन सा मीथेन गैस होता है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर से वही क्वेश्चन है। सम बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन करता है, राइजोबियम पता है आपको, और एजोटोबैक्टर, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में बनाता है ताकि प्लांट इसे अपटेक कर सके, प्लांट इसे अपटेक कर सके। क्लियर? इसी के साथ हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास अभी जो बच गया वो 2 यूनिट बच गया है, ठीक है, जो कि कल की क्लास में करेंगे, है ना। कल का क्लास मॉर्निंग में लाइव होगा, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जो बच्चे अभी तक वीडियो देख चुके हैं, है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अभी आपको परेशानी होगा, जगने में भी होगा, रिवाइज करने में भी होगा, लगेगा यार कितना रिवाइज करें, लेकिन आप जितना रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए। ये समय बार बार नहीं आएगा। 15 दिन को आप अपने आप को अनस्टेबल कर लीजिए, ठीक है, अनस्टेबल कर लीजिए, है ना। स्टेबिलिटी मोड में तो हमेशा रहते हैं, अनस्टेबल कर लीजिए। दूसरी बात कि अभी तपने का समय है, अभी जलने का समय है, हिम्मत रखिए, ठीक है। सफर लंबा जरूर है, ठीक है, लेकिन अगर आप धीरे 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 चलते हैं तो चलते रहिए, ठीक है, रुकने से कोई फायदा नहीं है। आप रुकिए मत। अगर बाई चांस आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, जो कि आप समझदार हैं, आप अभी के टाइम में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कभी देखे होंगे कि समय वेस्ट कर रहे हैं और पता चला कि 5 मिनट के बाद या फिर आधा 1 घंटा मोबाइल्स में चला गया, रील्स में चला गया, फिर दिख रहा है यार पढ़ लिए रहते ज्यादा बेटर रहता है, तो अब थोड़ा सा मन को कठोर बना दीजिए। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों के लिए क्या होगा, प्रेरणा बनेगा। मान लीजिए आप कहीं पे भी गांव से, कोई भी गांव से, अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो उम्मीद लगाए बैठे कि अच्छा मेरे भैया साइंस लिए हैं, अच्छा मेरी दीदी या मेरी बहन साइंस ली है ना, और अगर आपका रिजल्ट खराब हो जाता है तो सोचिए उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अपने लिए ना सही, उनके लिए तो जरूर एक बार सोचिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं अच्छे रिजल्ट लाते तो और कई बच्चे मोटिवेट होंगे। नहीं तो गांव में एक डर होता है कि अच्छा साइंस तो हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे भैया से तो हो ही नहीं पाया, तो मेरे से कहां से हो पाएगा। क्लियर? तो ये अभी आपको सोचना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जी जान लगा दीजिए। आप पूरा साल क्या कि ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप एग्जाम के टाइम में क्या करें ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। हम बार बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप तेज दौड़िए, बिल्कुल दौड़िए, बीच में स्लो होइए, लेकिन लास्ट में आपको तेज दौड़ना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। अगर पूरा रेस दौड़ते आए और लास्ट में स्लो पड़ गए तो भी आप रेस हारने वाले हैं, ठीक है, तो भी आप रेस हारने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेस है, जीवन का रेस है, ठीक है। क्लियर? यस। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आप अभी तक यहां पे आपको पता चल गया होगा कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर है, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर है, लगभग 50+ क्वेश्चन, ठीक है। कितना स्लाइड हो गया, 56 में भी मल्टीपल क्वेश्चन था, लगभग 60+ क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। सोचिए क्या इतना कम समय में लगभग कितना टाइम हो चुका है। हाँ
1 आवर 40 मिनट के आसपास हो चुका होगा, है ना। और इसमें लगभग आप पूरा 3 यूनिट कवर कर लिए, है ना। अगर आप खुद से बैठते तो आप बोर हो जाते, शायद नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो साथ में जुड़ करके पढ़िए, मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिएगा। कल है संडे, है ना, कल क्या है, संडे है। कल दिन भर बैठ के रिवाइज करना है। सुबह में एक लेक्चर, उसके बाद बायो का लेक्चर फिनिश हो जाएगा, फिर दिन भर रिवीजन करना है। मल्टीपल 2x पे देखना है, फोन लेकर के जाना है जहां तक अलाउ हो ले जाने का, ऐसा नहीं कि एग्जाम में लेके जाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलिए सर मेरे सर बोले कि एग्जाम में फोन लेके जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, सुनते 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 याद हो जाएगा, ठीक है। सुनते सुनते याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में, हर एक टर्म के बारे में आपको पता रहेगा। आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। और कुछ नहीं लिखेंगे सर, सब कुछ अच्छे से लिखेंगे, इतना मेहनत इसलिए तो किए हैं। वेरी गुड, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।